आज का नंबर सिस्टम हमारा इसमें जो है आपके टेट से पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए आप इन क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। पूछा है कि दो संख्या x और y इस प्रकार है कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। फिर x स्क्वायर y स्क्वायर को पुनः 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इस सवाल को तो आप समझ गए होंगे भाई साहब, क्या कि ये सवाल ये कह रहा है कि x कोई संख्या है, जब उसको 6 से भाग करते हैं तो 4 शेष आता है। इसका मतलब 6 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और उसको 6 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से आपका निकला क्या, x का मान। फिर बोल रहा है कि ये 5 बच रहा है, तो फिर 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x बराबर मिल गया आपको 10। कैसे, 6 से भाग करेंगे 4 शेष आएगा। फिर y की बात करते हैं तो y बराबर मिल गया आपको 11। क्यों, क्योंकि 6 से भाग करते हैं तो 5 आता है, इसलिए जोड़ देंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जो है भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। देखिए इसे भाग करेंगे तो 4, इसे भाग करेंगे तो 5 बचेगा। अब इन्हीं का स्क्वायर पूछा, कहा कि x का स्क्वायर, अगर x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर को 6 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्या बचेगा। अब तो आसानी से हल कर लेंगे। x का मान 10, y का मान 11, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक। अब प्लस 11 का स्क्वायर 121 होता है। इन दोनों को जोड़कर और किससे भाग करना है, आपको 6 से भाग करना है। तो 121 और 100 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 221 हो जाएगा। 221 में 6 का भाग कर देंगे तो 36 18 होगा, उसके बाद से 41 होगा। अच्छा 6 को 36, और 36 से 5 कितना होता है, 41, यानी कि 5 आपका शेष बचेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, भाग करने आता है ना भाई साहब। हाँ ठीक है भैया, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। हाँ दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x, x2, x3, x4 यानी x1, x2, x3, x4 ऐसे करके दिया गया है, और उसके अंक जो है इतना के रूप में है, तो इनका महत्तम मान होगा, ठीक है। उसके अंक हैं तब n बटा इतना का मान महत्तम होगा। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम होगा। तो अधिकतम होने के लिए आपको पता है कि जो 4 अंकों की अधिकतम संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, अगर देखा जाए तो वो होता है आपका 1000। कितना होता है, 1000। 1000 में 4 अंक है आपके, यही बोल रहा है ना। n कोई 4 अंकों की संख्या है और महत्तम मान पूछा हुआ है, तो 4 अंकों की संख्या ये हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे बात किया जाए तो x1 बराबर 1, ये x2, ये x3 और ये क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, ठीक है। महत्तम तो सर ये नहीं होगा, महत्तम तो हमारा 9999 होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है भाई, आपका भी कहना सही है, ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, लेकिन सही होगा ये। कैसे सही होगा, अब देखिए जरा ध्यान से। इसका महत्तम मान पूछा है। अगर मान के चलिए आप 1000 लेते हैं, इतना 1000 लेते हैं, 1000 अगर यहाँ पर रखेंगे और x1, x2, x3 और x4 का मान रखेंगे तो 1000 आपको मिलेगा। यानी कि नीचे जो वैल्यू बड़ी होती है ना, तो उसका मान उतना ही छोटा आता है, और नीचे जितना ही वैल्यू छोटी होती है ना, उसका मान उतना ही क्या होता है, अधिक आता है। समझ रहे हैं ना। जैसे बात करें हम, इस तरह समझ में नहीं आएगा। जैसे बात करें कि 6 है, 6 में अगर यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यही 6 में हम यहाँ पे 6 रख दे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि सर अगर नीचे बड़ी वैल्यू रखते हैं तो उसका मान हमेशा कम आएगा, अगर छोटी रखते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो बताइए 4 अंक हैं और n अंकों की संख्या है, जो x2, x3, x4 है, तो 4 अंकों की संख्या ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। लेकिन ये वाला लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो 1000 बटे x1 का मान 1 है, 0 1 0 0 0, इसका मतलब कि 1000 आएगा। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही आप 9999 लेंगे तो ये x1, x2, x3, x4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे रखेंगे 9 9 18 9 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हर जो है ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से अधिकतम मान आपका 9999 आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1000 होगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये वाला 4 अंकों का महत्तम मान नहीं होगा, महत्तम मान आपका ये होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा है क्या महत्तम मान होगा, तो महत्तम मान आपका 1000 हो जाएगा 4 अंकों की, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका यहाँ से। मुझे ऐसा है समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, वही जो आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछे गए थे ये ऐसे क्वेश्चन।
अगला है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या p 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। तो p का मान क्या है? यहाँ पे ये बोला है कि p 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है। 4 प्राकृतिक संख्या है उसके गुणनफल में p को जोड़ रहे हैं। तो पहले p को जोड़िए, देखिए बेसिक p को जोड़ रहे हैं, तो p को जैसे ही जोड़ रहे हैं और 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, तो 4 प्राकृतिक संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर p + 1, p + 2, p + 3 और p + 4। और गुणनफल का मतलब इन सब का क्या है? गुणा ही तो है ना भैया, सबका क्या है? गुणा है। अब हल कर दीजिए इसको। अगर p का मान हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। p का मान क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अब कहेंगे कि क्यों 1 रखेंगे? अरे भैया प्राकृतिक संख्या को निकालना है, ठीक है, तो 1 रख के हल कीजिए ना, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 अब प्लस यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 गुणे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 चौके 20, 20 तेईस 60 और 60 दूना 120 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 121 आ जाएगा, जो कि 11 का पूर्ण वर्ग भी है। तो बड़ा आसानी से मिल गया यार। देखिए p + 1, p + 2, p + 3, p + 4 4 संख्याओं का गुणनफल और उसका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए p बराबर जैसे ही 1 रखे, अगर 1 पे नहीं आता तो हम 2 रखते हैं वहाँ पे, 2 पे नहीं आता 3 रखते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसने सजा कर ऐसा बोला है कि आप जो है थोड़ा सा समझेंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से हल कर ले जाएंगे। और देखिए p बराबर 1 लिए तो 1 सबके जगह पे हो जाएगा, इनका गुणनफल किए तो 120 और 1 जोड़ दिए तो 121 और 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 11 का। तो आपसे पूछा क्या है? ये भी तो क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा है कि p का मान है, p का मान है, तो p का मान कौन सा है? सर p का मान यहाँ पे आपने 1 रखा है, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इतना तक समझ में आया आपको? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया तो भाई साहब थोड़ा फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, इतना तो बनता है ना भाई साहब आपके लिए, ठीक। तो उतार लीजिए फटाफट इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? चलिए देखते हैं इसको भी। ये भी पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, ये एग्जाम में टपकेंगे जरूर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा टेट वाले, सी टेट वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है। यदि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 55 है तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल वाला फार्मूला आपको पता होगा। सर उसका फार्मूला होता है आपका n × n + 1/2 बराबर योग, प्राकृतिक संख्या का योग आता है। किसका योग आता है? प्राकृतिक संख्या का योग आता है। योग में आपको दिया है कितना? 55 दिया है। योग में दे दिया है आपका 55 कि सर यहाँ पे 55 हो जाएगा, योग का फार्मूला होता है। अब 55 दिया है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे कि 2, 3, 4 और 5 उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपको उसको हल करने होंगे, ठीक है। कैसे आप जो है उसको आसानी तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे कि सर यहाँ पे n का मान ऐसा रखा जाए कि गुणा करने पर उसका मान क्या आ जाए? 55 आ जाए। तो आपके दिमाग में ये चीज़ होगा कि सर 11, ये 55 जो है, 55 किसका गुणनफल है? तो आप कहेंगे सर 11 × 5 का गुणनफल है, इसी का गुणनफल है। या तो 11 रखने पे आएगा या तो 5 रखने पे आएगा, इसी दो में से आ सकता है। तो या एक इससे कम रखने पर, तो जैसे 11 से जैसे ही कम आप रखते हैं, अगर n का मान 10 रखते हैं तो जैसे यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे तो 10 होगा, और 10 गुणे 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 से भाग करेंगे तो देखिए ये 5 आ जाएगा और ये 11 5 कितना आ जाएगा? 55। इसका मतलब कि सर हमारा n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी में से एक आएगा, एक कम लेकर आपको आना है, ठीक है। 11 है तो 11 से कम करेंगे 10, 10 रखेंगे तो 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 का मतलब 10 का आधा 5, और 11 में 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 55। यानी कि n का मान हमारा क्या होगा? 10 होगा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ? नहीं, बहुत आसान। लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको योग का फार्मूला पता होना चाहिए, आप ऑप्शन के द्वारा रखकर उसको बहुत इजी तरीके से जो है हल कर सकते हैं। नहीं तो द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण पे आपको तोड़ना पड़ेगा, 11 गुणे 5, 10 गुणे जो है आपका 5 आएगा, या जो कुछ भी आए करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपको हम दिए थे, बहुत लोगों ने अच्छा आंसर दिया और जवाब भी सही है सर लगभग देखा जाए तो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 179 इतना दिया है 88 से विभाज्य हो, तो पूछा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। क्या करना है सर, यहाँ पे देखना है 88 से विभाज्य है, तो 88 को देखेंगे तो ये 11 से और 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे करके आपको तोड़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद से यानी 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए पहले देखिए, तो 8 से कटने के लिए जैसे ही चलेंगे यहाँ पे, तो ये 3 अंक 8 से कटने वाला होता है, यानी कि 9, 1 और यहाँ पे y है। सर इसको 8 से डिवाइड करने पर ये पूरा कटना चाहिए, तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं? पहले आपको 8 वाला देखना है। आप कहेंगे कि 11 वाला क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि 11 वाला देखेंगे ना तो फिर से जो है वाई का मान आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें आ जाएगी, एक्स भी इसी में आ जाएगा, इसी में वाई भी आ जाएगा, तो इसलिए पहले वाई का मान निकाल लीजिए, 11 का आराम से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप भाग करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 11 और 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा नीचे कितना 3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि जो है आपका कट कर यानी 8 से वो चीज़ें क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए अच्छे तरीके से। तो आप कहेंगे सर 8 के पाड़े में 30 आता है क्या? नहीं आता है, तो 0 तो नहीं होगा। क्या 31 आता है? नहीं आता है। और जैसे ही अगला नंबर बढ़े 2 पे तो 32 हो जाएगा और 8 से 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है कि इस y का मान क्या होगा आपका, तो सर इस y का मान अगर यदि जो है हम 2 रखते हैं तो 8 चौक 32 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा मान मिल गया y बराबर 2। चलिए, तो आपको मान मिल गया क्या, y बराबर आपको मिल गया भाई साहब 2 मिल गया। y का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक, यहाँ उसके बाद बोला है कि सर जो है अब 11 से कटने वाला, तो 11 से कटने वाला क्या करेंगे, एक एक का अंतर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक का अंतर लेना है, मतलब कि सर एक के बाद से 9, 9 के बाद से क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 और 0 के बाद से क्या आएगा 1। तो इनको जोड़ना है, यानी सम स्थानों को जोड़ना है और विषम स्थानों को जोड़ना है, और दोनों को उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। कैसे, तो देखिए 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, माइनस विषम वालों को घटाना है, तो विषम वाले में क्या है y का मान मिला था कितना 2, तो ये 2 हो गया, 2 के बाद से 9 11, 11 के बाद से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 के बाद से x प्लस 7, 11 7 18 प्लस x, यानी कि ये हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो सर 11 में से पहले 18 घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर 11 में से अगर 18 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 में से 18 घटाए पहले, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 7, कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। या तो आप इसको 0 बना लो, क्या कर लो 0 बना लो। ठीक है, या तो आप इसको क्या बना लो, 0 बना लो। 0 बनाओगे तो 0 बनाने के लिए प्लस 7 क्या करना होगा, उसमें जोड़ना होगा। प्लस 7 क्या करना होगा भाई साहब, जोड़ना होगा। तो प्लस 7 जैसे जोड़ोगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 हो जाएगा। और जैसे ही x बराबर 7 रखते हैं तो 18 ये तो था पहले, आप कहेंगे कैसे रख दिया आपने, अरे 18 है और x है, 7 रखेंगे तो 18 7 25, अब 25 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से अगर 11 घटाते हैं तो 24 बचेगा, लेकिन ये फिर नहीं होगा। ये माइनस में 7, सॉरी यहाँ पे माइनस में 7 आया है। तो जब भी माइनस में ये घटाने पर आता है तो क्या करते हैं, इसमें 11 जोड़ देते हैं। तो प्लस का 11 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि x की जगह पे 4 रखेंगे तो ये जो है 11 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारा x का मान मिल गया यहाँ से कितना, 4 मिल गया। कैसे आया, तो माइनस में आया था। जब भी कोई चीज़ माइनस में आती है तो उसमें प्लस का 4 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सॉरी प्लस का 11 जोड़ते हैं, तो वो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती है, कट जाती है, इसलिए 4 आएगा। अब पूछा है इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितने का है, 2 का, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीज़ें, 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल समझ में आया है। एक मैथ सीरीज चल रही है मेरी पूरी कंप्लीट, जो सुबह शाम को 6 बजे क्लासेस डेली आपको मिलती है। उसमें हर चीज़ हर तरीके से यानी जो है समझाया जा रहा है आपको, और क्लास नोट्स भी बनवाया जा रहा है। तो आप वहां जाकर बहुत इजीली और आसानी तरीके से समझ सकते हैं, और हर टाइप के जो है आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, इतना सीधा रख। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m+2 और m+4 है,
तो हमेशा विभाजित होगा। किससे हमेशा ये विभाजित होगा? तो ज़रा ध्यान रखेंगे, अगर मान के चलिए ये संख्या दी गई है, ये किससे पूरा जो है विभाजित होगी? अगर m बराबर 1 लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर m बराबर हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब कि 1 गुणे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 से कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर से अगर m बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का मतलब कि 2 हो जाएगा गुणे 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 चौके 24, तो 24 दूना कितना होता है 48, तो यहाँ पे 48 हो गया। अगर m बराबर 3 लेते हैं तो 3 का मतलब 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3 2 कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो एक चीज़ आप यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, देखिए 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसका मतलब 5 तो हमारा होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक ऐसी संख्या है जो इसके गुणनफल में आती है। कोई भी संख्या पर रख के देखिए वो 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि इसमें भी 3 आएगा। अगर m बराबर 4 लेते हैं तो वहाँ पर भी आपका 3 आएगा, कैसे? तो 4 तो जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से डिसाइड आपका हो गया कि m का मान अगर हम 3 रखते हैं तो कितनी भी संख्या हम ले वो सारी संख्याएं 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। m का मान कुछ भी हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो आपकी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा m बराबर 3। क्या होगा? m बराबर 3। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको बताइए। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई साहब, ठीक है, ताकि और लोगों का भी मदद हो सके, ठीक है भाई। एग्ज़ाम में आए तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 49 का पावर 5 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है? देखिए इसका रूल होता है कि जब भी कोई भी आपके अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे तो हमेशा वो संख्या a प्लस बी से विभाजित होती है और a माइनस बी से भी क्या होती है, विभाजित होती है। एक अलग से पॉइंट बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बन जाए तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपका घात विषम हो, जब घात विषम हुआ यानी a क्यूब माइनस क्या हो, b क्यूब हो, तो ये जो विभाजित होता है हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? a माइनस बी से, यानी घात अगर विषम है तो। उसके बाद से सम है तो दोनों से, प्लस से भी माइनस से भी, जब माइनस रहेगा तब। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब की बात करते हैं, अगर ऐसे दिया रहे आपका प्लस वाले में, तो ये हमेशा केवल प्लस वाले से विभाजित होता है, माइनस वाले से नहीं। और ये प्लस वाले से विभाजित नहीं होता है, केवल माइनस वाले से होता है। तो माइनस वाले में माइनस वाले से तो विभाजित होगा, लेकिन प्लस वाले में केवल प्लस वाले से विभाजित होता है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 49 का पावर 5 माइनस 1 किस से पूर्णतः विभाजित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 क्या है, विषम है, यानी कि माइनस वाले पे है। तो ये माइनस वाले पे क्यूब पे है, तो इसका मतलब है कि ये वाला किससे विभाजित होगा, माइनस वाले पे विभाजित होगा। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो 49 में से ये घटाएंगे, जो ब्रैकेट में बंद रहता है, ठीक है, जो ब्रैकेट में क्या रहता है, बंद रहता है। तो 49 में से घटाएंगे तो कितना होगा 48। और ये पूछ रहा है कि किससे पूर्णतः विभाजित है, ऑप्शन में दिया गया है 50 से विभाजित है 48, नहीं सर ये वाला नहीं होगा। 48 से विभाजित है, बिल्कुल ये वाला होगा। लेकिन आगे देखिए, फिर क्या 29 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 8 से विभाजित होगा, आप कहेंगे होगा। इसका मतलब दूसरा और क्या होगा, चौथा होगा। और दूसरा और चौथा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी ध्यान से इसको हल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार जो है तेज़ी में क्या करते हैं, एग्जाम का तो प्रेशर रहता ही है, तेज़ी में क्या करते हैं कि पहले ही ऑप्शन देखते हैं 48 और मार कर भाग जाते हैं तुरंत आगे। नहीं भाई साहब, ऐसा करेंगे तो फिर एग्जाम में 1 नंबर से माथा पीटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें गलतियाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में गलतियाँ आपसे ऐसा ना हो, ठीक है। और जो ऊपर बताया उसको भी नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये देख रहे हैं ना, इसमें पूछा है कि मध्यभाज्य संख्या की संख्या क्या पूछ रहा है, सॉरी ये वाला पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो जब भी पावर रहता है ना, तो देखिए इसका मौसा लिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई साहब, मौसा, जिसे आप HCF बोलते हो। क्या बोलते हो, HCF बोलते हैं। तो मौसा ले लीजिए, 50, 40 और 10 और 20 का मौसा कितना होगा, आप कहेंगे सर 10 होगा। क्या होगा, 10। तो ये बताइए 10 होगा तो ये 2 का पावर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5। भाग करना है ना, 10 भाग कर दीजिए तो 3 का पावर कितना बचेगा, 4। ये कितना बचेगा, 4 का पावर 5। और ये कितना बचेगा, 5 का पावर सर 2। अब देख लीजिए, इजीली तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। 2 का पावर 5 का मतलब होता है सर 32। ये तो पता है ना भाई साहब,
इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है। 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 और 4 के पावर 5 का मतलब होता है या 2 के पावर कितना कर सकते हैं, तो 4 के पावर 5 मतलब 4 का कितना बार गुणा, तो 5 बार, ठीक है। 4 का 5 बार, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है। यानी कि 16 और 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 में 4 की गुणा कर दीजिए, तो 4 छके 24 का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 का पावर 10 है, सॉरी 4 का पावर 10 है ना यार, 4 का पावर 10 है तो एक ही होगा। 4 का पावर 10 है ना, यहाँ पे देखिए 4 का पावर 10 है तो एक ही होगा। उसके बाद से 5 का पावर 20 का, मतलब 5 का पावर मतलब इसका क्या होता है सर, इसका 4 होगा और इसका होगा आपका 25। बता दो कौन बड़ा है। अरे सो कौन बड़ा है भैया, 3 का पावर 4 बड़ा है। इसका मतलब 3 का पावर 40 क्या है आपका, बड़ा है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आप इस क्वेश्चन को, क्या कुछ क्वेश्चन है ये आपके लायक, नहीं, ख़त्म कहानी इसकी, ठीक है। बहुत ही ईजिली और आसानी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी उड़ा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, क्लियर है कि ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बड़ा चर्चा में रहता है ये, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छा है, और डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर नहीं आपको चाहते हैं कि बेसिक नोट्स के साथ हम लोग पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है, तो शाम को 6 बजे आइए और एकदम जो है अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़िए मैथ, और नोट्स बनाइए अपना। फिर देखिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलता है कि नहीं निकलता है, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, बेसिक टू एडवांस, ठीक। ये पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। अभाज्य युग्म क्या होता है, तो एक चीज़ बता दें कि अभाज्य युग्म यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं के दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है, वही अभाज्य युग्म कहलाता है। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या जो होती है वो होती है आपके 8। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। जैसे बात करते हैं कि पहला अभाज्य संख्या लेते हैं ना, 2 और 3, ये पहला 2 दूसरा 3, तो 2 और 3 का अंतर देखेंगे तो कितने का, सॉरी क्या होता है, 2 अंक का अंतर होना चाहिए ना, हाँ 2 का अंतर होना चाहिए। तो जैसे बात करें कि 5 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद से 7 और क्या हो जाएगा, 11 और क्या हो जाएगा, 13। तो इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। इसी को अभाज्य युग्म बोला जाता है। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 का होता है वही अभाज्य युग्म कहलाता है, ठीक। उससे चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। अभाज्य युग्म अलग है, अभाज्य संख्या अलग है। तो अभाज्य संख्या पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या आपकी होती है। तो मुझे आशा है कि टेट के एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप बड़े ईजी तरीके से समझ पाए इसको, ठीक है, नंबर सिस्टम से। और भी क्वेश्चन है, देखा जाएगा अगले सत्र में, अगले एपिसोड में हम लोग उसको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर एक बनेगा, ठीक है। तो मुझे आशा समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।